Hello everyone, my name is Aditi and I welcome you all back to my channel Knowledge Guru. Today's topic is Project Elephant and Elephant Reserves in India. तो let's see Project Elephant क्या होता है और कितने elephant reserves है इंडिया में. शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th अगस्त. अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें लार्जेस्ट लिविंग मैमल ऑन द लैंड. हाँ, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड. अब उसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 12th अगस्त को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अब कुछ स्टेट वाइज फैक्ट्स देख लेते हैं कि जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स कौन से स्टेट में पाए जाते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स कौन से स्टेट में पाया जाता है. तो मैक्सिमम हमारा होता है कर्नाटका, उसके बाद में फॉलोड बाय आसाम एंड केरला. अब हमें सिर्फ टॉप 3 याद करने की ज़रूरत है, मतलब कर्नाटका, आसाम और केरला. और सबसे कम एलिफेंट जो है वो हमारे महाराष्ट्र में, जिसके पास में सिर्फ 6 है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया? कर्नाटका, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला. ओके, अब ये जो एलिफेंट रिजर्व है वो हमारे पास है 32. और कौन से कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं? वो 17 है. सॉरी, ये अपडेटेड नहीं है. दिस इज 17 स्टेट्स में फैले हुए हैं. अब देखते हैं कुछ एलिफेंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब एलिफेंट्स एक्चुअली में हम लोग उसको कॉन्टिनेंट वाइज में 2 इसमें बांट दिया जाता है, जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से. एक है हमारा एशियन एलिफेंट, एक है हमारा अफ्रीकन एलिफेंट. अब एशियन एलिफेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एशिया में पाया जाता है, और अफ्रीकन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अफ्रीका में पाया जाता है. अब जो एशियन एलिफेंट्स हैं उसको तीन सब स्पीशीज में बांट दिया गया. एक है इंडियन, एक है सुमत्रन और एक है हमारा श्रीलंकन. इंडियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंडिया में पाया जाता है, वैसे ही सुमत्रन और वैसे ही श्रीलंकन. अब उसका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना है उसका? 20,000 से 40,000 तक ही है. अब उसमें से भी सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो एशियन एलिफेंट्स है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, मतलब और इंडिया में पाए जाते हैं. और उसमें से भी 25% ऑफ देम इज ओनली इन कर्नाटका. इसलिए कर्नाटका जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स वाला स्टेट है. अब उसके बाद में आते हैं हम लोग अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में. अफ्रीकन एलिफेंट्स के भी 2 सब स्पीशीज़ है. उसमें है हमारा सवाना और एक है हमारा फॉरेस्ट एलिफेंट. एक हो गया हमारा सवाना या फिर बुश एलिफेंट और एक हो गया हमारा फॉरेस्ट. ठीक है, वैसे इंडिया हमारे एशियन वाले कैसे हैं? 3 सब स्पीशीज़ है, एक इंडियन, सुमत्रन और एक हमारा है श्रीलंकन. ओके, और इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका पॉपुलेशन करीब करीब 4 लाख है. और अब देखते हैं आईयूसीएन के हिसाब से ये कौन से स्पीशीज़ में, कौन से इसमें आता है, जो उसकी जो लिस्ट होती है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, उसके हिसाब से हम देखते हैं. आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से एशियन एलिफेंट्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में से पाए जाते हैं. और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, जो इंडिया का है, 1972 में जब बनाया गया था, उसके हिसाब से ये शेड्यूल 1 में आते हैं. अब शेड्यूल 1 में होने से इसको लेके हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, इनको हम मार नहीं सकते. इसके ऊपर बहुत सारी हाई पेनल्टीज होती है अगर हमने इनके ऊपर कोई लॉ तोड़ दिया. तो एनिमल प्रोटेक्शन लॉ जो है, जो शेड्यूल 1 में होता है, उनको अगर हमने उनको फॉलो नहीं किया तो हमारे ऊपर हाई पेनल्टीज होती है. सिमिलरली साइट्स के स्टेटस में ये अपेंडिक्स 1 में, साइट स्टेटस अपेंडिक्स 1 में भी यही होता है कि जो अपेंडिक्स 1 या 2 में पाए जाते हैं उसमें भी हाई पेनल्टीज लगती है. तो ये एशियन एलिफेंट्स वो है हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब सिमिलरली अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है वो हमारे आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से वल्नरेबल है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए ये वल्नरेबल है. और ये हो गया हमारे एंडेंजर्ड क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है, इसीलिए. अब देखते हैं नेक्स्ट. अब प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या होता है ये देखते हैं. अब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और किसके द्वारा है वो? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था 1992 में. इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स है जो मेन है. एक है टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स. Second, to address the issue of man-animal conflict. And third, to welfare of captive elephants. अब ये तीनों को हम डिटेल में देखते हैं. अब टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर. अब देखते हैं हम लोग कि एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. अब इसमें लिखा है द प्रोजेक्ट इज मेनली बीन इम्प्लीमेंटेड इन 17 स्टेट्स. जो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 32 एलिफेंट रिजर्व है वो 17 स्टेट्स में स्प्रेड है, जो कि है उसमें से हमारे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा. इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी
है। अब देखते हैं हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है। अब ये जो इमेज है कि बोल रहा है राइट ऑफ पैसेज, मतलब इनके पास भी राइट है कि ये फ्रीली मूव कर सके इधर उधर, जैसे हमारे पास में है राइट टू मूवमेंट, वैसे इनके पास भी राइट ऑफ पैसेज है। अब देखते हैं हम लोग एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है। अब ये जो फिगर दिख रहा है इसमें दिख रहा है ये हैबिटेट है। ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको बोल दिया मैंने फॉरेस्ट 1, ये हो गया मेरा फॉरेस्ट 2। कुछ एलिफेंट की स्पीशीज इधर है मेरी, कुछ एलिफेंट की स्पीशीज इधर है, और इनके बीच में जो ये लिंकेज है या फिर ये ब्रिज जैसा है इसको हम कॉरिडोर बोल देते हैं। मतलब एलिफेंट यहाँ से फॉरेस्ट 1 की जो स्पीसीज है फॉरेस्ट 2 में जाने के लिए जो रास्ता यूज़ करेंगे उसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि एलिफेंट के बेटर सर्वाइवल के लिए, बेटर बर्थ रेट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो जो फॉरेस्ट एरिया को जो कनेक्ट करता है, फिर चाहे ये फॉरेस्ट का ही टुकड़ा हो या फिर कोई भी लैंड का टुकड़ा जो कनेक्ट करता हो मेरी दो हैबिटेट को, उसको बोला जाता है कॉरिडोर। सिमिलरली एन एलिफेंट कॉरिडोर इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेच और a narrow strip of forested otherwise land या फिर forested होना ज़रूरी नहीं, या फिर कोई भी land that connects larger habitats with elephant population and forms a conduit for animal movement, जो कि एनिमल मूवमेंट के लिए एक पैसेज है। जैसे कि यहाँ से मुझे इधर जाना है तो जो भी मैं पैसेज यूज़ करूँगी दैट इज कॉल्ड एज एन एलिफेंट कॉरिडोर, एंड हैबिटेट कॉरिडोर्स आर वाइटल फॉर द एलिफेंट्स टू सर्वाइव। ये उनके सर्वाइवल के लिए और बर्थ रेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें हैबिटेट उनका कॉरिडोर कंजर्व करने की बहुत नीड है। अब नेक्स्ट, देयर आर 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। 88 आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स इन इंडिया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थ्रेट्स टू एलिफेंट कॉरिडोर्स। अभी हमें उसे क्यों कंजर्व करना है? हैबिटेट लॉस मेन। अब कभी हम लोग उस पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स या फिर रेलवेज बना लेते हैं या फिर हॉलीडे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, तो उनके कारण उनका हैबिटेट लॉस हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद में देखते हैं हम कोल माइनिंग एंड आयरन ओर माइनिंग। ये एक्चुअली सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट है ये सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि वो मिनरल रिच स्टेट्स है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, तो उसके कारण एलिफेंट कॉरिडोर्स अभी डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। और फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर रिच मिनरल स्टेट्स। ये वाला जो एरिया है ये भी काफ़ी रिच मिनरल रिच स्टेट्स है। तो इसमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे होते हैं। जैसे एलिफेंट नीड एक्सटेंसिव ग्रास ग्राउंड्स एंड मोस्ट रिजर्व्स कैनॉट अकोमोडेट देम। Since the protected areas are not large enough, elephants may search for food elsewhere. This often results in conflict with humans due to elephants raiding or destroying the crops. अभी क्या हो जाता है, अगर एलिफेंट्स को मैक्सिमम ग्राउंड नहीं मिलता है ग्रेजिंग या फिर उनके लाइक फॉर देयर फूड, अगर उनको मैक्सिमम ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता है, तो व्हाट दे डू, दे मूव आउट ऑफ देयर हैबिटेट एंड दे गो इन सर्च ऑफ फूड टू द फार्म्स, to where the human settlements are there. They approach to the human settlements. Okay, and next is the poaching problem. We all know that elephants के जो trunk होता है या फिर उसके जो teeth होते हैं उसका बहुत ज़्यादा smuggling किया जाता है। It's another important threat to the elephant corridor or the elephants itself. Next, अब ये important image इसमें बोला गया है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अब हमने देखा था कि हमारे पास में बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो कॉरिडोर्स है वो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। उसके बाद में आता है हमारा ईस्ट एंड सेंट्रल स्टेट्स, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना इसमें। उसके बाद में आता है हमारा साउथ में, और सबसे कम जो मेरे पास एलिफेंट रिजर्व्स है, एलिफेंट कॉरिडोर्स है, वो है हमारा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। तो सबसे ज़्यादा आता है नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ग्राफ जा रहा है नीचे, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट, और फिर उसके बाद में ये साउथ, और फिर नॉर्थ वेस्ट में सबसे कम हमारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। नाउ हमें तो पता चल गया कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू द एलिफेंट कॉरिडोर्स। अब ये देखना है कि कुछ इनिशिएटिव भी लिया है हमने कि उसको प्रिजर्व कैसे करें या फिर कंजर्व कैसे करें उन कॉरिडोर्स को। तो लेट्स सी। अब माइक करके एक प्रोग्राम है, माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। This was established by a CITES resolution adopted at the COP10 in 1997. Okay, अब CITES is ऑर्गेनाइजेशन अंडर IUCN। तो सिमिलरली साइट्स के अंडर हमारा माइक प्रोग्राम चलता है जो कंजर्व करता है हमारे एलिफेंट के इलीगल किलिंग को। अब माइक इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट मेजर्स द लेवल्स, ट्रेंड्स एंड कॉजेज ऑफ एलिफेंट मोर्टेलिटी। अब ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ओके, इसमें सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करता है, जिसमें देखा जाता है कि एलिफेंट के डेथ रेट कैसा हो रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, एवरीथिंग इज डिटेल इज डिस्कस्ड बाय दिस माइक organization. Okay,
और ये सारी जो भी मीटिंग्स में सारी रिपोर्ट्स हम लोग साइट्स में वो लोग डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट. There are total 50 mic sites across Africa and 28 mic sites in Asia. अब एशिया में 13 कंट्रीज में 28 साइट्स है, तो इंडिया में हमारी है 10. और ये साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक साइट्स इन इंडिया. अब लेट्स सी कौन सी है. इंडिया में 10 माइक साइट्स है. वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम शिवालिक in Uttarakhand, then Eastern Duars, West Bengal, then Chirang Ripu in Assam, then Deomali in Arunachal Pradesh, then Dihang Patkai in Assam, then we have Garo Khasi in Meghalaya. This is Garo Khasi Hills, is very popular, and then Mayurbhanj in Orissa, then we have Mysore in Karnataka, Wayanad in Kerala, and Nilgiri in Tamil Nadu. ये हो गए हमारे 10 mic sites. There are numerous shortcuts available how to memorize this all, so I'll not discuss it over here. Now let's move. This is another programming, Hathi Mere Sathi. It was also a campaign which was launched by Ministry of Environment and Forest. जैसे वो भी था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, वो भी सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता था. सिमिलरली हाथी मेरे साथी इज ऑल्सो अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. अब इसको दिस कैंपेन वाज लॉन्च एट एलिफेंट 8. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एलिफेंट 8? बिकॉज along with India, other 7 or 8 countries have participated in this. What were these 8 countries? India, Botswana, Republic of Congo, Indonesia, Kenya, Sri Lanka, Tanzania and Thailand. Okay. Now let's next. अब मूव करते हैं हम लोग हमारे जो मेन 32 एलिफेंट रिजर्व्स है उसके ऊपर. अभी जो माइक साइट्स थी वो तो थी 10. अब इसमें से काफ़ी सारी वो 10 तो हमें याद ही होगी. अब बच्ची हमें बाकी की याद करनी है. अब लेट्स सी. शिवालिक वॉज इन उत्तराखंड, देन यूपी में यूपी है, ईस्टर्न डुआर्स हमारा है वेस्ट बंगाल में, आसाम में है हमारा चिरांग रिपू. उसके बाद में आसाम में बहुत सारे हमारे, तो आसाम के देख लेते. पहला एक चिरांग रिपू, काजीरंगा खरबी अनलॉग, धनसिरी, दिहांग पटकाई और ये सोनितपुर. आसाम में हो गए हमारे 5. कौन से हो गए हमारा? एक चिरांग रिपू, एक हो गया सोनितपुर, एक हो गया मेरा दिहांग पटकाई, एक हो गया मेरा काजीरंगा खरबी, एक हो गया मेरा धनसिरी. ठीक है. नागालैंड में एक ही है, इटंकी एलिफेंट रिजर्व. अब ये जो इटंकी है ये मेरा नेशनल पार्क भी है. और अब हमारे अरुणाचल प्रदेश में 2 है. एक है मेरा साउथ अरुणाचल, ये रहा साउथ अरुणाचल, और एक है मेरा कामिंग यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक और होता है कामिंग. सॉरी, हैंडराइटिंग खराब है. ओके. अरुणाचल प्रदेश में 2 हो गए. एक हो गया मेरा साउथ अरुणाचल और एक हो गया मेरा कामिंग. आसाम में मेरे 5 थे, काजीरंगा, धनसिरी, सोनितपुर, चिरांग रिपू और एक दिहांग पटकाई. सॉरी, यहाँ कामिंग दिया है अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी यहाँ पे है, सॉरी. उसके बाद में नागालैंड का एक इटांकी. उसके बाद में उड़ीसा में मेरे 5 हैं. उड़ीसा और आसाम में 5 है, बाकी सब में 4 या 1-2 ही है. उसमें है मेरा उड़ीसा में मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतामी और एक है मेरा साउथ उड़ीसा. ये हो गया मेरा बैतामी, ये हो गया मेरा मयूरभंज, ये हो गया मेरा महानदी, ये साउथ उड़ीसा. ओके. और संबलपुर, यहाँ पे एक संबलपुर भी है. ओके. तो उड़ीसा में 5 हो गए. एक हो गया मेरा बैतामी, मयूरभंज, साउथ उड़ीसा, महानदी और एक हो गया मेरा संबलपुर. यहाँ लिख देती हूँ मैं, संबलपुर. उसके बाद में मेरा छत्तीसगढ़ में 2 है. छत्तीसगढ़ में एक है मेरा लेमरू और एक है मेरा बादलखूर. छत्तीसगढ़ में 2. मेरा झारखंड में एक है, झारखंड में सिंहभूम है. ये रहा झारखंड में सिंहभूम. ये मेरा फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है झारखंड का, सिंहभूम. उसके बाद में वेस्ट बंगाल में 2 है. एक है मेरा मयूर झरना और एक मैंने ऑलरेडी बोल दिया था जो कि माइक साइट्स भी है, ईस्टर्न डुआर्स मेरा माइक साइट भी है और वो वेस्ट बंगाल में है. मयूर झरना मेरा
जो है वो उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में। अब एक दो चीज़ कंफ्यूज हो सकती है, एक है मयूर झरना और एक है मयूरभांज। जो झरना है वो वेस्ट बंगाल में है और जो मयूरभांज है वो उड़ीसा में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में 2 थे, एक है लेमरू और एक है मेरा बादलखोर। अब मेघालय में 2 है, एक है मेरा गारो और एक है मेरा खासी। इसको हम एक ही नाम से बोलते हैं, गारो खासी हिल्स। वैसे ही एलिफेंट रिजर्व, लेकिन ये 2 अलग अलग है। गारो हिल्स अलग है, खासी हिल्स अलग है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही है, एक है वो है मेरा रयाला। आंध्र प्रदेश में एक ही है रयाला। अब तमिलनाडु में 4 है, एक है मेरा नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई और एक है मेरा श्रीविल्लीपुत्तूर। अब कर्नाटक में भी एक है, मैसूर। और अभी यहाँ पे केरला के बच्चे 4, एक है मेरा अन्नमुड़ी, पेरियार, नीलम्बूर और वयनाड, ठीक है। जो मलाई आता है वो तमिलनाडु में हो जाता है, और जो मुड़ी है या फिर पेरियार है, ये तो पॉपुलर ही है, ये हम जानते भी है, पेरियार रिवर है, तो फिर उसके कारण ये केरला में हो जाएगा। ये याद हो जाना ईजी है वैसे। कर्नाटक का मैसूर, आंध्र प्रदेश का रयाला, तमिलनाडु का नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुत्तूर, केरला में वयनाड, नीलम्बूर, अन्नमुड़ी एंड पेरियार। ओके, नेक्स्ट। ये थे हमारे 32 एलिफेंट रिजर्व्स। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अब कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस इन आसाम साइट। अब चिरांग रिपू, दीपोर भील और काजीरंगा, ये आसाम के कुछ फेमस साइट्स दिए हैं। अभी हमें बताना है कि इसमें से ये कौन सा रामसार है, माइक साइट है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब चिरांग रिपू हमारा रामसार साइट है, ये तो नहीं पता, देखते हैं। दीपोर बिल माइक साइट तो नहीं है। हमारा चिरांग रिपू जो है वो है मेरा माइक साइट। अब काजीरंगा तो मेरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, काजीरंगा मेरा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा मेरा टाइगर रिजर्व भी है, सॉरी एलिफेंट रिजर्व भी है। उसके बाद में जो चिरांग रिपू है वो मेरा रामसार साइट नहीं है, वो मेरा नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओनली 3 इज करेक्टली मैच, दैट इज काजीरंगा जो है मेरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।